नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हमारी जो राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला चल रही है, उसके दूसरे भाग में हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे जो आगामी सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 9 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर देखिए। उसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से आज का प्रश्न है, किलहौर ने किसकी विद्वता से की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की वो होड़ कर सकता था। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और इसके विकल्प हैं विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज और अरुणराज। तो इनमें से किलहौर ने किसकी है वो प्रशंसा की है तो वो है विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किलहौर ने लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की वो होड़ कर सकता था। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कथन आपको परीक्षा में ऐसे दे करके और पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ के विषय में ये कथन है वो किससे किसका है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किलहौर्न के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। चौहान शासक अरुणराज के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सत्य नहीं है। चौहान शासक अरुणराज के बारे में देखिए, अरुणराज ने अजमेर में अन्नासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अरुणराज शैव धर्म को मानने वाला था। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे और उसने गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया था। तो इसमें से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो देखिए, जो अंतिम विकल्प दिया गया है उसने गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया था, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वो अंत में है गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से वो हार गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के जो 3 विकल्प हैं वो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और बिल्कुल सही है कि उसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो थे अरुणराज। इसके अलावा देखिए, अरुणराज कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को, और वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था, सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। और उसके समय के 2 प्रकांड विद्वान थे, वो थे देवबोध और धर्मघोष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देवबोध और धर्मघोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा की नहीं है। देखिए, ये प्रश्न है वो आरपीएससी द्वारा एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया, महाराणा कुंभा की रचनाओं से संबंधित। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और एकलिंग महात्म्य, इनमें से कौन सी रचना है वो महाराणा कुंभा की नहीं है। तो देखिए, जो ऊपर की जो 3 दी गई हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, तीनों महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। लेकिन जो एकलिंग महात्म्य है ये किसके द्वारा रची गई है, तो ये है कान्ह व्यास के द्वारा रचित रचना है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा। बाकी तीनों की रचनाएं वो महाराणा कुंभा से संबंधित हैं, चाहे संगीत राज हो, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट है, अकबर ने सन 1564 में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर वो जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था 1564 में, और उसने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, हुसैन कुली खां, शाह कुली खां, शाहबाज खां या फिर मानसिंह के नेतृत्व में। बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने सन 1564 में एक सेना भेजी और जोधपुर पर वो अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वरनाथ रेव, दशरथ शर्मा या फिर हरविलास शारदा, इनमें से किसके द्वारा चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वेश्वरनाथ रेव ने वो जो महाराणा प्रताप है उससे तुलना की है किसकी, चंद्रसेन की। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन है वो बताइए किससे संबंधित है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, अकबर का, जहांगीर, शेरशाह या फिर औरंगजेब, इनमें से यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मालदेव के सेनापति थे जेता और कुपा, तो इन्होंने 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, कौन सा था, गिरी सुमेल युद्ध, और उसमें शेरशाह से युद्ध किया उन दोनों ने, और वीरता से उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था,
और उस समय उसने ये कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के वो बादशाह खो देता। तो इसका कथन यह है शेरशाह सूरी से संबंधित। आगे है गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक देखिए 2 ग्रंथ हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण, कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। तो ये ग्रंथ लिखे, यह किस शासक का दरबारी विधान था? देखिए कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक जो ग्रंथ लिखे ये लिखे गंगानंद मैथिल ने, लेकिन ये पूछा गया है कि ये किस शासक का दरबारी विद्वान था? राव कल्याणमल, राय सिंह, करण सिंह या फिर लूणकरण? इनमें से किसका ये दरबारी विद्वान था? गंगानंद मैथिल। इसका सही आंसर हो जाएगा राव करण सिंह। ये राव करण सिंह का दरबारी विद्वान था। कौन था? गंगानंद मैथिल, जिसने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश है वो प्रदान किए थे? ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय? इनमें से कौन से चौहान शासक ने इस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश है वो प्रदान किए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजयराज। आगे देखिए विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है, कि को कवि बांधव की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयानक भट्ट, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद या फिर श्यामल दास? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयानक भट्ट के द्वारा इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। इसका समय देखिए, इसके अलावा आप ध्यान में रखिए विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो शपादलक्ष का है, वो स्वर्णकाल माना जाता है, सबसे प्रमुख बात है। और इसके अलावा विग्रहराज ने एक नाटक की रचना की थी, उसका नाम क्या है? हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और इसके जो एक दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उसने विग्रहराज नाटक की रचना की थी। सोमदेव के द्वारा विग्रहराज नाटक की और हरिकेली नाटक की रचना है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था वो भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके वहाँ पर क्या करवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण है वो करवा दिया था। तो ये विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिसने हरिकेली नाटक की रचना की और इसको कवि बांधव की उपाधि है वो जयानक भट्ट के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि है वो निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। और यह कथन किसका है? विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित यह कथन किसने दिया है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि है वो भी निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं रही थी। तो देखिए सोमदेव ने कहा, जयानक, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर किलहोर्न ने? किलहोर्न का जो हमने अभी कथन पढ़ा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें से आपको बताना है कि इस कथन के वक्ता कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयानक ने। जयानक ने ही कहा था कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि है वो भी निरर्थक हो गई। और कालिदास का जो किलहोर्न का जो कथन है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता था। तो ये किलहोर्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है रणमल और रतिपाल है वो किसके सेनानायक थे? रणमल और रतिपाल है वो किसके सेनानायक थे? जैसे हमीर, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह या फिर कानड़देव? इनमें से किसके ये सेनानायक थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रणमल और रतिपाल दोनों ही हैं वो किससे संबंधित हैं? हमीर से। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है हमीर के खिलाफ, जब हमीर ने उसके जो राजद्रोही थे उनको शरण दे रखी थी, हमीर द्वारा जो मंगोल विद्रोही थी मोहम्मद शाह और केहबरू उनको शरण दी थी, इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी है वो सेना लेकर रणथंभौर आया। लेकिन जब वह युद्ध से सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो उसने क्या किया? छल कपट का सहारा लिया। और हमीर के जो सेनानायक थे रणमल और रतिपाल, इन दोनों को छल कपट से अपनी तरफ मिला लिया लालच दे करके। इसके कारण विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की जो पत्नी थी रानी रंगदेवी उसके नेतृत्व में महिलाओं ने वो जोहर किया था। इसलिए रणमल और रतिपाल है, इनका ध्यान रखिए, ये हैं किसके? हमीर के सेनानायक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उसका क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद या फिर खैराबाद?
इनमें से कौन सा नाम अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उसका नाम बदल दिया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? खैराबाद। तो सिवाना का नाम है बदल करके खैराबाद रख दिया था। आगे देखिए सन 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वहां का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, उसका नाम भी बदल दिया खैराबाद, और वहां का प्रतिनिधि वो किसे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुर्ग, वीरमदेव, कानड़देव या फिर दैया सरदार बिक्का। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमालुद्दीन गुर्ग को है वो सिवाना दुर्ग का प्रतिनिधि है वो नियुक्त कर दिया था। और देखिए जो सिवाना विजय है इसकी तिथि याद रखिए 1308। आगे कानड़देव कहाँ का शासक था? जालोर, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर सिवाना। इनमें से कानड़देव है वो कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कानड़देव जालोर का शासक था। आगे पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? और देखिए वो चंदेल शासक था वो था परमर्दी देव, और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1181 में, 82 में, 1193 में या फिर 1192 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक है वो परमर्दी देव को है वो पराजित कर दिया था। देखिए इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय इसके बारे में कई बार प्रश्न है वो पूछ लिया जा सकता है कि पृथ्वीराज है वो 11 वर्ष की आयु में ही शासक बना था, और जो परमर्दी देव के जो दो सेनापति थे उसके नाम क्या थे? आल्ला और उदल, जो लड़ते हुए मारे गए थे। 1182 में परमर्दी देव जो शासक था उसको परास्त किया, और उसके सेनानायक हैं उनके नाम ध्यान में रखिए आप, आल्ला और उदल। और ये पृथ्वीराज तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में वो शासक बना था। आगे मान सिंह को प्रजंद की उपाधि व 7000 का मनसब है वो किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान सिंह जिसे सर्वाधिक मनसब प्राप्त होता था, और कितना? 7000। लेकिन ये किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मान सिंह को प्रजंद की उपाधि और 7000 का मनसब है किसने दिया था? अकबर ने। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए हमीर रसो नामक ग्रंथ की रचना वो किसके द्वारा की गई थी? नयनचंद्र सूरी, जोधराज, चंद्रशेखर या फिर हमीर। हमीर रसो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपके विकल्प दिए गए हैं, इनमें से देख करके सही आंसर है बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधराज। जो हमीर रासो ग्रंथ है इसकी रचना जोधराज के द्वारा की गई थी। अब देखिए नयनचंद्र सूरी ने भी हमीर से संबंधित एक कवि की रचना की थी, उसका नाम क्या था? हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो, इसकी रचना जोधराज के द्वारा। और एक है हमीर हट। हमीर हट नाम से रचना का नाम है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। तो ये तीनों प्रमुख रचनाएं इसके लेखक हैं, उनका ध्यान में रखिए। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, और हमीर हट है वो चंद्रशेखर। आगे देखिए दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक इनमें से बताना है कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज या फिर अरुणराज। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, और इसने दिल्ली पर तोमरों को हरा करके दिल्ली को अपने अधिकार में किया था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? देखिए पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी महाराणा कुंभा से संबंधित अनेक उपाधियों की, कि हिंदू पद है वो किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। और महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां दानगुरु, राजगुरु, चापगुरु और अभिनव भट्टाचार्य ऐसी उपाधियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? महाराणा कुंभा। और एक सांगा की उपाधि है उसका आप ध्यान में रखना है, हिंदूपत के नाम से कौन जाना जाता है? महाराणा सांगा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की अपनी राजधानी बनाया था? 1585 के आसपास किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमनौर, गोगुंदा, चावंड या फिर चित्तौड़गढ़। तो ये भी प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा चावंड को। महाराणा प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी वो चावंड को बनाया था। तो ये थे अपने आज के प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया। अगर किसी भी प्रश्न में कोई आपको आपत्ति है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।